आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ना 2000 साल पहले ही डिस्कवर हो गए थे, बट ये अभी कुछ 200 साल पहले ही हमें पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करानी है तो आप चार्जेस को मूव कराओ, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है या फिर करंट इंड्यूस कराना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैकबेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, ठीक है। जैसा टॉपिक वैसा ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टॉपिक में से उठ के आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको बनाने हो तो आप साथ साथ बना लेना, ठीक है, क्योंकि खुद के नोट्स से पढ़ने से बेटर तो कुछ नहीं होता ना। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब पूरे क्लास 12th का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ 1-2 महीनों के अंदर ही, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो, और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑलराइट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिलेबस है, ये मैंने सीबीएसई की साइट से उठाया है, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही टॉपिक्स बस हमको पढ़ने हैं, यही हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, थोड़े से टॉपिक्स है तो फटाफट से करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ पढ़ेंगे हम, लेंजेस लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू देखो। 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में ये, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मतलब होता ही होता है इसका 5 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 2 to 3 मार्क्स के। तो ये बेसिकली इतने मार्क्स का चैप्टर आता है। बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, जो डेरिवेशन होती है वो सीधी की सीधी ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको मिस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कम वेटेज के चैप्टर है तो उसको स्किप कर दो, बल्कि उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके खत्म करो, कि जो हाई वेटेज के चैप्टर है फिर वो बाद में करेंगे, है ना। इजी चैप्टर फटाफट से निपटाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आखिरकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या चीज है। सो in 1820 Hans Christian Ørsted discovered that an electric current produces a magnetic field। हमने जब चैप्टर नंबर 4 करा था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तब भी मैंने आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया था। हमने ये देखा था कि जब एक कंडक्टर होता है, ठीक है, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसके पास एक मैग्नेट रख दूं, तो ऑर्स्टेड ने ये ऑब्जर्व किया था कि वो जो मैग्नेट की नीडल है ना, वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। और मैग्नेट की नीडल तो सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करती है ना जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तब ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट किया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। इतना हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। दिस डिस्कवरी लेड टू अ नेचुरल क्वेश्चन, कैन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो अब वहां से तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है ना, कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बट क्या मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब जो वाइस वर्सा है, क्या वो भी ट्रू है। तो वो इस चैप्टर में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है, इसमें देखेंगे कि क्या मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, ये दो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। दे डिस्कवर्ड दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वर्ड है ना चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर एक एरिया है, ठीक है, वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो चाहे वो 10 घंटे तक उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी। बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड छोटे से इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए भी चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, जो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो ये चेंजिंग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। क्लियर, आगे चलते हैं। सो अब जैसे हमने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट्स करे थे चैप्टर नंबर 4 में, वैसे ही चैप्टर नंबर 6 में हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। फैराडे के ने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, जिसका कंक्लूजन में ये कंक्लूड हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है। तो सबसे पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, मूविंग मैग्नेट एंड अ कॉइल। अब ये कॉइल जो है ना, इसको आप स्टेशनरी कॉइल भी कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मूविंग मैग्नेट एंड अ स्टेशनरी कॉइल,
ठीक है, मतलब मैग्नेट है वो मूव कर रहा है और एक कॉइल है वो स्टेशनरी है। तो आपको यहाँ पे कॉइल दिख रही है इस फिगर में, देखो ये कॉइल है, ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, राइट। मतलब अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट है तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। ये है मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्लियर। तो अब ये मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले इसके सेटअप देख लेते हैं। अ कॉइल कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव करंट डिटेक्टर। मतलब अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, ठीक है। अब बार मैग्नेट, हमारे पास मैग्नेट है जिसकी दो पोल्स हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया स्टेप नंबर 1 में, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है ना, अभी देखो, अभी यहाँ पे जब ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है तब भी इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है ना, बट तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। वो डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी शो कर रहा है जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है इसकी तरफ। डन। अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है ना वो डिफ्लेक्ट करने लग जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, when the magnet is moved towards the coil the galvanometer shows deflection। ठीक है, मतलब हमारे सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हो गया है। इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लो कि करंट प्रोड्यूस हो गया है, तो उसको हमने एक डिफरेंट टर्म दे दी कि इंड्यूस्ड करंट बन चुका है वो। When a magnet is moved away from the coil, the galvanometer shows deflection in the opposite direction। अभी अगर मान लो मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा था तो हमारा गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं कि इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है, उसकी नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी। बट सेकंड केस में हमने क्या किया, अगर हमारा जो मैग्नेट है उसको हमने दूसरी तरफ मूव कराया इस तरफ ऐसे करके, तो जो नीडल थी अभी भी मूव कर रही थी, मतलब सर्किट में करंट अभी भी इंड्यूस हो रहा है, बट वो गैल्वेनोमीटर की नीडल दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करने लग गई। समझ आ गई बात। जब भी जहां पे भी एक कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, वहां पे जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। सो व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, जब मैग्नेट ही रुका हुआ है, मैग्नेट ही मूव नहीं कर रहा है, सो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपको याद हो गया कि गैल्वेनोमीटर की नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब सर्किट में के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। मतलब अगर मैग्नेट या तो उसके पास जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, डजंट मैटर, तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, चाहे वो अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा है या टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, ठीक है। सो नो करंट, फास्टर द मोशन ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। और एक और चीज याद रखनी है, सिर्फ मूवमेंट से तो डिफ्लेक्शन हो ही रही है, बट जितना ज्यादा उसका मूवमेंट फास्ट हो रहा है, ज्यादा और ज्यादा डिफ्लेक्शन उस गैल्वेनोमीटर में हो रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, कि जहाँ पे मैग्नेट जो था हमारा स्टेशनरी नहीं था, मूव कर रहा था, जो कॉइल थी वो स्टेशनरी थी, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते क्या है। अब सेकंड जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, वो था टू कॉइल्स। अब यहाँ पे उसने दो कॉइल्स ली। तो पहला एक्सपेरिमेंट याद हो चुका है आपको, पहले एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट मूव कर रहा था, कॉइल स्टेशनरी थी। यहाँ पे दो कॉइल्स ली, ठीक है, एक को बोला प्राइमरी कॉइल, दूसरे को बोला सेकेंडरी कॉइल। कॉइल बेसिकली एक कंडक्टिंग वायर होती है, उसको हम ऐसे कर्ल कर देते हैं, ठीक है, वो कॉइल बन जाती है। तो प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ की, जो प्राइमरी कॉइल है उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और एक की के साथ कनेक्ट किया। की क्या होती है, की मतलब जब की क्लोज है तो सर्किट हमारा ऑन है, और जब की क्या है, ओपन है, तब सर्किट क्या है हमारा, ऑफ है, ठीक है। की का काम ये होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ये रही सेकेंडरी कॉइल, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया भाई, देखने के लिए कि डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक कॉइल तो चाहिए ही है अपने को, है ना। कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों कॉइल्स को पास में ही रखा है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं रखा। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या थी, व्हेन द की इज प्रेस्ड, सबसे पहले हमने क्या किया, की को प्रेस किया। जब हमने की को प्रेस किया तो हुआ क्या, इस सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। अब जब जैसे ही जिस इंस्टेंट पे हमने की को प्रेस किया ना, तो सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, ठीक है। जैसे ही हमने की को ऑफ किया, जैसे ही हमने की को ऑफ किया, तब भी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया।
तो दो केसेस में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो हुई। डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है कि जो ये वाला सर्किट है, जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है, 2 बार। कब कब? जब हमने की को सडनली क्या किया, प्रेस किया, मतलब सडनली सर्किट को ऑन किया और सर्किट में एकदम से करंट प्रोड्यूस हो गया, है ना, मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो गई। अब जब बहुत देर तक, तो गैल्वेनोमीटर की मतलब नीडल डिफ्लेक्ट हुई, बट जब बहुत देर तक करंट फ्लो कर रहा है तब गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पे आ गई, ठीक है। चेंज हो रही है ना कभी भी कोई भी चीज, तब गैल्वेनोमीटर में, इस सर्किट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने एकदम से टैप किया इसको जिस इंस्टेंट पे, तब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो गई, मतलब सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो गया। जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तब भी सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। बट अगर मैंने इसको एकदम से ऑन कर दिया और सर्किट में बहुत देर तक करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस जिस इंस्टेंट पे मैंने ऑन किया था तब तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, बट अगर उसको बहुत देर तक ऑन ही रखा, मतलब बहुत देर तक इसमें करंट फ्लो करने लग गया, तो हमारी जो गैल्वेनोमीटर है ना उसकी नीडल 0 पे आ गई, क्योंकि कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही थी ना, अब करंट चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए उसमें इंड्यूस्ड करंट स्टॉप हो गया, मतलब करंट इंड्यूस होना बंद हो गया। ऑल राइट, तो सबसे पहले यही है, व्हेन द की इज प्रेस्ड द गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। तो जब हमने एकदम से की को प्रेस किया, मतलब सर्किट जो स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तब हमारे गैल्वेनोमीटर ने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो किया। व्हेन द की इज रिलीज्ड करंट स्टॉप्स, मतलब की को एकदम से रिलीज कर दिया, सर्किट ऑफ हो गया, करंट क्या हो गया, रुक गया फ्लो करना, तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट ऑब्वियस सी बात है कि अभी अगर एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करा था, तो जब हमने उसको ऑफ कर दिया सडनली, तो वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। व्हेन स्टेडी करंट, जो मैं आपको पॉइंट बता रही थी, व्हेन स्टेडी करंट मतलब जब बहुत देर तक करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, करंट फ्लोज, तो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है तब। व्हेन चेंजिंग करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूअस डिफ्लेक्शन, मतलब जब हम बार बार करंट को चेंज कर रहे हैं तब दूसरे कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है और गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन हम दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है, वो कब कब इंड्यूस हो सकता है, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा मैग्नेट ही मूव करे, ठीक है, अगर जो कॉइल है उसके अंदर करंट चेंज हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो बेसिकली रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसके बीच में, मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में। देयर इज चेंजिंग करंट इन अ नियर बाय सर्किट, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज चेंजिंग, मतलब बेसिकली तो ये बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है ना एक सर्किट से चेंज होनी चाहिए। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नो इंड्यूस ईएमएफ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट हो गई है ना तब ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, चेंज हो रही है तो होगा, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बेसिक है इस चैप्टर का, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, है ना। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक एरिया है, एरिया वेक्टर है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, बस इतना ही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द मेजर ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं पास कर रही हैं थ्रू दैट सरफेस, बस यही है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्वांटिटी होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है जो एक पर्टिकुलर सरफेस से पास कर रही होती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज डिनोटेड बाय, हम कैसे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, फाई से, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर, और दूसरी एसआई यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे जब फ्लक्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टेस्ला मीटर स्क्वायर कैसे आ गई।
इसकी डायमेंशंस हैं, लर्न कर लेना इस डायमेंशन को। और 1 वेबर में 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब दोनों सेम ही यूनिट्स हैं। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको हम फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम फाई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम बी लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो, बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, ताकि हमें क्लियर हो कि जो जिस फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, जब हम ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हूँ मैं पहले, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया, ऐसे, ये ऐसे करके एक लूप रख दिया, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता, किस चीज का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया के साथ, ठीक है, एरिया वेक्टर के साथ। अब वो एरिया कैसे लेते हैं और कहाँ से उसका एंगल क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने एक लूप को रख दिया, तो इस लूप का जो नॉर्मल होगा वो किस तरफ होगा, मान लो ये लूप है, ठीक है, ये तो प्लेन है ना उसका, जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है, ठीक है, उसका नॉर्मल, इस लूप का नॉर्मल क्या होता है, आउटवर्ड्स, ऐसे करके, तो ये क्या है, उसका नॉर्मल है, उसका उस पे परपेंडिकुलर, अगर ये एक लूप है, ठीक है, ये सरफेस है, तो इस पे ऐसे करके मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी, तो ये इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो एरिया का नॉर्मल वेक्टर होता है उसका, ठीक है, एरिया वेक्टर का नहीं, उसके नॉर्मल वेक्टर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैंने अपने लूप को ऐसे रखा है तो इसका नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, तो ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ जाएगा, डन। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बी ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बट अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही बनाई यूनिफॉर्म, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ठीक है, बट अब लूप रख दिया थोड़ा सा टिल्टेड, ऐसे करके, पहले तो लूप ऐसे ही रखा था, ठीक है, अब मैंने लूप ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया, तो जब लूप को टिल्ट करके रखा तो अब इसका नॉर्मल वेक्टर तो ऐसे जाएगा, ऐसे होगा ना भाई, जब लूप ऐसे था तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ था, बट अगर लूप ऐसे हो गया तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा, वो तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको थीटा की तरफ बेंड करेंगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा, किसी भी वेक्टर को अगर थीटा की तरफ बेंड करते हैं तो कॉस कंपोनेंट आता है, दूसरी तरफ बेंड करते हैं तो साइन कंपोनेंट आता है, तो फ्लक्स अब क्या हो जाएगा, फाई विल बी बी। अब एरिया का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इधर वाला, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो बी और ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, डन। तो दोनों का, और यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस कब लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट में यूज करते हैं कॉस थीटा, हम डॉट प्रोडक्ट में, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझ आ गई बात। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है हमारा बी ए कॉस थीटा या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फ्लक्स जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है या आंसर होता है वो क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेशल केस हैं, देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लिख रही हूँ, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर थीटा को 90 डिग्री ले लें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा को 60 डिग्री ले लें तो पुट कर दो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 60, cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2-3 वैल्यूज पे आपको याद रखना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, न्यूमेरिकल्स में इजी हो जाता है सॉल्व करना, डन।
और यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट तो मैंने लिख दी थी वेबर, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो भी आप लिख ही लो। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। और एक वेबर में होते हैं 10 की पावर 8 मैक्सवेल। कन्वर्जन भी याद रख लेना, इनकेस न्यूमेरिकल आ जाए मैक्सवेल से रिलेटेड तो आपको पता हो कि कैसे उसका कन्वर्जन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उससे पिछले वाले टॉपिक में हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट करे थे। अब दोनों को कंबाइन करके बना देते हैं फैराडे के लॉ। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि जब एक कॉइल है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और साथ साथ करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉप करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स वाली टर्म यूज करते हैं कि अगर एक कॉइल है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस, मतलब एक सर्किट के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है और वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर एक ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट, द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स कंटिन्यूज। तो ये हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देख चुके हैं कि ये जो ईएमएफ है और जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है ये सिर्फ तब तक ही इंड्यूस होते रहेंगे जब तक वो चेंज होता रहेगा उस सर्किट में। अगर चेंज होना बंद हो गया, अगर स्टेडी हो गई सब कुछ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट की वैल्यू स्टेडी हो गई तो फिर इंड्यूस ईएमएफ बंद हो जाएगी, राइट। ये हमने देखा है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम फैराडे लॉ में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट द चेंज इन फ्लक्स इज एसेंशियल। चेंज होना चाहिए, अगर सिर्फ वहां पे मैग्नेट रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी वहां पे, ठीक है, बट चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो करंट इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा। ईएमएफ एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द चेंज। समझ गए कि जैसे जैसे जब तक चेंज होगा तब तक ही ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होती रहेगी। मैं यहाँ पे दो चीजें बोल रही हूँ, ईएमएफ भी बोल रही हूँ और करंट भी बोल रही हूँ। तो जब ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके साथ साथ करंट इंड्यूस होगा, दोनों चीजें साथ में ही होंगी, ठीक है। स्टेडी करंट, स्टेडी फ्लक्स मतलब नो है ईएमएफ। स्टेडी का मतलब क्या होता है कि टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है और उसकी वैल्यू वैसी ही है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से करंट भी इंड्यूस नहीं होगा सर्किट में। सो सबसे पहली जो है स्टेटमेंट क्या है, दैट the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, फैराडे का लॉ, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहता है ये, देखो जो EMF का मैग्नीट्यूड होता है ना इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए उसको टाइम से उसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डी अपॉन डी टी ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये होता है ईएमएफ। यही लिखा है देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हम एक माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। माइनस का साइन क्यों लगाते हैं ये भी आपको समझ आएगा, जो जिसको हम लेंजेस लॉ बोलते हैं, जिसको सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है इस फॉर्मूले में, क्यों होता है ये मैं भी आपको समझाती हूँ, इसका एसेंस क्या है। तो यहाँ पे देख लो आप, सिंगल टर्न है जब तक एक कॉइल में तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए उस कॉइल में सो E क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट हमें n को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है n को। जनरली हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ टर्न्स लिखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, हमें ये सिंबलाइज करना है कि जो हमारे हर नंबर ऑफ टर्न है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा, n डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा ये फॉर्मूला, समझ गए, ओके। तो ध्यान में रखना। Understanding the negative sign indicates that the induced EMF opposes the change in the flux। All right, अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना। देखो हमें पता है कि हम अपने फिनोमिना देखते हैं कि क्या होने वाले है, ऐसा लेंजेस लॉ समझाऊंगी कि इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से भी पढ़ने की, बट ध्यान से सुन लेना बस 2 मिनट मेरी बात।
सी, सबसे पहले हमारे पास एक सर्किट है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, यही हो रहा है। उसके बाद एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, जिसकी वजह से एक करंट भी क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ये तीन फिनोमिना हमारे सर्किट में हो रहे हैं, कॉइल में हो रहे हैं। समझ गए? ये तो अभी हम चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अब लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बढ़ रहा हो या फिर वो घट रहा हो। चेंज तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, या वो इंक्रीज हो रहा हो या वो डिक्रीज हो रहा हो। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, अभी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंजेस लॉ ये कहता है, और वो जो हमारे फॉर्मूला में माइनस साइन है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, वो ये कहता है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो ईएमएफ है ना, इस तरीके से इंड्यूस होगी सर्किट में कि वो इसके रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगी। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ सर्किट में ऐसे इंड्यूस तो होगी ईएमएफ, बट ऐसे इस तरीके से इंड्यूस होगी सच दैट वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगी, ठीक है। अब मान लो सेकंड केस की जो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज तो हो रहा है बट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो ईएमएफ है वो इंड्यूस तो होगी फिर भी, क्योंकि चेंज तो हो ही रहा है, डिक्रीज हो रहा है वो अलग बात है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, वो इस तरीके से इंड्यूस हो रही है कि इस चेंज को अपोज करेगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा था उसको इंक्रीज करना चाहेगी, ठीक है। तो लेंजेस लॉ यही कहता है कि जो ईएमएफ है, इट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब जो चीज उसको प्रोड्यूस कर रही है, उसको प्रोड्यूस कौन कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ऐसा लगा लो आप। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, और यही होता है लेंजेस लॉ, ठीक है। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स, वो फ्लक्स के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगी कि उसको डिक्रीज करना चाहेगी। अगर वो डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस तरीके से इंड्यूस होगी कि वो उसको इंक्रीज करना चाहेगी। आई होप कि अब लेंजेस लॉ क्लियर है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ थ्री वेज टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। थ्री वेज टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है। अब अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है तो यहाँ इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा, है ना। तो तीन चीजें क्या चेंज करें कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो चेंज कर देंगे किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। सेकंड, चेंज कर देंगे किसको, एरिया को, एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो घटा दो। तीसरा, थीटा को चेंज कर देंगे, मतलब उसकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन है कॉइल की, उसको चेंज कर दो, तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो ये दीज आर द थ्री वेज बाय विच वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये यहाँ पे लेंजेस लॉ लिखा है, ठीक है। जो मैंने आपको बिल्कुल अभी समझाया है ये उसकी स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर लो फटाफट से। तो क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होती है इज सच दैट, वो इस तरीके से होती है दैट इट अपोजेस द चेंज, कि वो चेंज को अपोज करता है, किसके चेंज को, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को, दैट प्रोड्यूसेस। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही तो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है ना, अब वो उसी को ही क्या करता है, अपोज करता है। तो ये होता है लेंजेस लॉ, ठीक है। ऑल्सो स्टेटेड एज, इसकी एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। या तो ईएमएफ की बात कर लो या फिर इंड्यूस करंट की बात कर लो, दोनों में से एक चीज बोल दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे तो सही हो जाएगी, ठीक है। अब ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, देखो, Lenz's law does not mean induced current opposes the magnetic field. It means that if flux is increases, the induced current creates a field to decrease it. इसका मतलब यही है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा कि उसको डिक्रीज कर दे।
डन। इफ द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट एक फील्ड क्रिएट करेगा जिस उसको इंक्रीज करने के लिए, तो ये मतलब होता है अपोज करने का, ठीक है। वाई लेंजेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर के, एंड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ डज लेंजेज लॉ डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। एक ही बारी में समझ आ जाएगा आपको अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे कि लेंजेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे जस्टिफाई करता है, ये बोला गया है इस टॉपिक में। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, सपोज इंड्यूस करंट हेल्प द कॉज, हम ना ये मानते ही नहीं है, हम लेंजेज लॉ को मानते ही नहीं है, हम ये बोलते हैं कि ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उसकी वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा था, तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज नहीं कर रहा, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ये मान लो आप कि वो उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट देकर चलते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सो तो अब क्या क्या चीजें होंगी, मैग्नेट अप्रोचेस द कॉइल, तो स्टेप नंबर 1 में यही था कि एक कॉइल थी, मैग्नेट अप्रोच कर रहा है उस कॉइल को, इंड्यूस करंट क्रिएट्स अट्रैक्टिव फोर्स। अब क्या होने वाला है, अगर वो उसको अपोज नहीं करेगा इंड्यूस करंट, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या दो चीजें कर सकता है, लेंजेस लॉ बोलते हैं कि अपोज करता है इंड्यूस करंट, बट हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेकर चल रहे हैं कि इंड्यूस करंट अब उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेट स्पीड्स अप, अब वो अट्रैक्शन, जैसे जैसे वो मैग्नेट उसके पास आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो मैग्नेट की स्पीड और तेज हो जाएगी, ठीक है। मोर करंट इंड्यूस, अब सबसे पहला चीज मैंने आपको यही बताई थी ना कि मूवमेंट जितनी फास्ट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो अगर मैग्नेट की स्पीड बढ़ेगी तो करंट और भी ज्यादा इंड्यूस होगा। हो क्या रहा है कि एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, वो आ रहा है, मैग्नेट एक कॉइल है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हमने, ठीक है। मैग्नेट इधर अप्रोच कर रहा है, राइट। ये पहले क्या करता है, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग एक्चुअली में तो ये इसको रिपेल करता है, बट हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेकर चल रहे हैं कि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेट की स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसमें जो करंट है वो और इंक्रीज हो जाएगा, इंड्यूस करंट। मोर करंट का मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अब करंट इंक्रीज तो अट्रैक्शन भी इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज तो स्पीड इंक्रीज, है ना, इवन मोर स्पीड। दिस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा जब तक वो कोलैप्स नहीं हो जाएंगे मैग्नेट और कॉइल, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई वहां पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये वायलेट करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना। दिस वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इंड्यूस इफेक्ट मस्ट अपोज द कॉज। तो इसीलिए ये कंक्लूड हुआ कि जो हमारा इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ है उसको अपोज ही करना पड़ेगा, तभी जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, वैलिड होगा, जस्टिफाई होगा। अगर आपके पेपर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आए तो बस ये लिखा ना, ठीक है, इसको लिख लो, या फिर पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगी, तो ये लिखा ना बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जब हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। सो टिल देन प्लीज कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।